दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं केवीएस की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेपर जो आपके हुए थे पीआरटी के प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा हुई थी उसके 180 क्वेश्चंस का पूरे पेपर का सॉल्यूशन। ये परीक्षा जो केवीएस की पीआरटी की हुई थी ये कई शिफ्ट में हुई थी, तो काफी सारे क्वेश्चंस पेपर हैं जो हम आपको हल कराएंगे एक एक करके, और इसकी एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स तो जानते होंगे। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पहला कमेंट पिन मिलेगा, वहां पर आपको जो है लिंक मिलेगा नीले कलर का, क्लिक करिएगा और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी वीडियोस आपको एक पास मिल जाएंगे। आज की सीरीज में आज आपको जो क्वेश्चंस पेपर हम हल कराने वाले हैं ये आपका 21 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, 21 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी उसका ऑफिशियल पेपर है। 21 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। केवीएस की वैकेंसी इसी साल आपको देखने को मिलेगी। पदों की संख्या कम होगी इसलिए कंपटीशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ईवीएस, इसके अलावा पेडागोजी के जो 60 क्वेश्चन आए थे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि काफी सारे विषय ऐसे हैं जो आपके अच्छे होंगे, कुछ विषय आपके थोड़ा सा कमजोर होंगे, तो पेपर हल करके आप अपनी कमजोरी का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, इंग्लिश जो है हमारा स्वाध्याय का विषय नहीं है, ठीक है, इंग्लिश हमारा कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में या कोई त्रुटि हो जाए तो आप उसको नॉर्मल तरीके से कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियोस में उनको हम ध्यान रखेंगे कि वो गलतियां दोहराई ना जाए। बाकी इस वीडियो को बनाने में काफी सावधानी रखी गई है, कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये त्रुटि की है, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप फीडबैक दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर नंबर की बजाय क्वेश्चन आईडी लिखी है, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी इस वजह से क्वेश्चन आईडी ही होगी। क्वेश्चन बायलिंगुअल होगा, लेकिन भाषा का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। तो यहाँ पर विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑन टू द वन गिवन अबव, एक्युमुलेट यहाँ पर वर्ड दिया गया है, और इसका क्या करना है आपको एक तरीके से सिनोनियम बताना है, सिमिलर जो मीनिंग है वो बताना है पहले प्रश्न के लिए। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है अगर हम बताएं तो होता है जमा करना। अब जमा करना, सेविंग करना हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं स्टोर करना, है ना। तो यहां पर स्टोर आपका तीसरा विकल्प दिया गया है, यही सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 2, एक मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं इसको स्क्रॉल करने की, थोड़ा सा समय लग रहा है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और काउंट भी करिएगा कि आप कितने प्रश्नों के आंसर सही सही कर पाए हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जिससे आपके आंसर गलत हो रहे हैं, ताकि जब आप गलती को अपनी पहचानेंगे तभी आप उसके बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर टिमिड एक वर्ड दिया गया है और इसका आपको अपोजिट जो है, अपोजिट वर्ड देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। वर्ड क्या है? टिमिड। अब टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है। तो डरपोक का अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 2, सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए डरपोक का अपोजिट हो जाएगा बोल्ड। डरपोक का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि टिमिड का मतलब होता है डरपोक और बोल्ड का मतलब होता है साहसी या निर्भीक। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कुछ दिक्कत कर रहा है, ये ऊपर क्वेश्चन खिसक नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं, और इस तरीके से आपको हम सारे क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से कराएंगे। शुरुआत में कुछ दिक्कत आ रही है, कोशिश करेंगे कि इस दिक्कत को सही किया जा सके ताकि ये दिक्कत ना हो। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फाइटिंग दिया गया है और आपको पहचानना है कि ये क्या है। फाइटिंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच,
और यहाँ पर उसके पहले जो शब्द लगा हुआ है उसको भी आपको ध्यान देना है। फाइटिंग कैसे हो रही, हैंड टू हैंड, जिसको आप कहते हैं हाथापाई, है ना, कहते हैं हाथापाई हो गई, तो उसको कह रहे हैं हैंड टू हैंड फाइटिंग। ये क्या है, क्या ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सही जवाब हो जाएगा ये नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये हाथापाई कह रहा है। लड़ना अगर सिर्फ कहता, ये सिर्फ फाइटिंग होता, तो आप कहते कि ये क्रिया है, लड़ाई करना, लड़ना। लेकिन हैंड टू हैंड फाइटिंग ये एक तरीके से लड़ाई करने का नाम दिया गया है हाथापाई, तो नाम जो होता है वो संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर क्या करना है आपको, एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इन टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते हैं तो इनको आपको पढ़ लेना है। सी इज राइटिंग अ लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सी इज राइटिंग अ लेटर, शुरुआत होगी आ लेटर से, आ लेटर सभी में दिया गया है, बट इसके बाद ध्यान देना है वाज होगा, हैज होगा या फिर इज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आ लेटर इज, है ना, सी इज है तो आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है नरेशन से, और यहां पर कह रहा है व्हाई आर यू लेट टुडे शीला, इसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, थोड़ा सा हम जूम करते हैं और आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं। द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर टीचर ने कहा, तो इसका जवाब करेंगे इनडायरेक्ट हो जाएगा आस्क्ड। सेड का हो जाएगा आस्क्ड, यहां भी है, यहां भी है, यानी रिक्वायर्ड, इंक्वायर्ड नहीं होगा। द टीचर आस्क्ड के बाद नाम है, नाउन है तो शीला ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वाई, वाई तो होगा ही क्योंकि पूछा जा रहा है क्यों। वाई के बाद क्या होगा, यहां से चेंजेस शुरू होते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा वाई सी, वाज नहीं होगा, सी वाज लेट दैट डे, सी वाज लेट दैट डे, अर्थात 5वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहां पर आपको इनको अरेंज करना है इस तरीके से कि इनका कोई मीनिंग निकले। कहा जा रहा है चूज द अपोजिट, सॉरी चूज द ऑप्शन इन विच द जम्बल्ड वर्ड्स गिवन बिलो हैव बीन फॉर्म्ड इनटू अ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट हो और कोई अर्थ निकले। अब शुरुआत कहां से करेंगे, या मस्ट नो से शुरुआत होगी, कैन हेल्प यू होगा, ऑल द अबव होगा, तो एक एक करके आपको बैठा लेना है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहां पर मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और यहां पर आप देखिएगा हो जाएगा बिफोर आई, बिफोर आई, इसके बाद देखिए क्या मैच कर रहा है, बिफोर आई मस्ट नो होगा या आई कैन हेल्प यू होगा। बोलने में आपको लग रहा होगा कि आई कैन हेल्प यू, यानी डी के बाद हमने बी लिख लिया, और उसके बाद क्या सेट हो रहा है, आई या फिर ऑल द फैक्ट, यू ऑल द फैक्ट तो नहीं बन रहा है, यानी सी नहीं होगा इसके बाद, और यहां पर कॉमा लगा हुआ है, यानी कॉमा के बाद आपका आई आ जाएगा, है ना, तो ई हो जाएगा डी बी ई, डी बी ई, और फिर मस्ट नो, मस्ट नो ऑल द फैक्ट, यानी इसका ई के बाद हो जाएगा ए और सी। अगर हम लिख करके आपको बताएं तो हमने डी से शुरुआत की है, ये प्रैक्टिस पर आएंगे, इसका कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसको आप डाल, मतलब सूत्र याद कर ले उसमें बैठा दें आ जाए, ठीक है। बिफोर आई कैन हेल्प यू, जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि हाँ बोलने में ही आपको ये कंफर्ट लगेगा कि हाँ इसके बाद यही होगा, आई मस्ट नो, ठीक है, ये ए हो गया, और फिर सी ऑल द फैक्ट्स, है ना। बिफोर आई कैन हेल्प यू आई मस्ट नो ऑल द फैक्ट, मतलब आपकी मदद करने से पहले मैं सभी फैक्ट के बारे में जानना चाहूंगा, ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो दैट हैज एन एरर इट। यहां पर एक एरर है, हैज आइदर ऑफ यू सा माई बुक, तो हैज आइदर ऑफ सही है, इसके साथ आइदर ऑफ यहां पर लग रहा है, लेकिन यहां पर जो मिस्टेक है वो आपको पहचानना है, वो है यहां पर जो सी की फॉर्म होती है, ठीक है, यू सा यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आइदर आपके साथ यहां पर जो नियम कहता है
उसके हिसाब से सा यहाँ पर गलत दिया गया है। सा की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर सा के जगह पर क्या हो जाएगा, तो सीन हो जाएगा, यू सीन माई बुक होगा। ठीक है, ये गलत यहाँ पर दिया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी के साथ। सी पार्ट में यहाँ पर एरर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 8वां प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज दैट फॉलो एट द टाइम द फोन रैंग, कॉमा सी डैश द टेबल। यानी उस टाइम जब फोन रैंग कर रहा था, बज रहा था, हैज बीन लाइंग, वाज लाइंग, हैज लेड, हैज बीन लेड। यहां पर भी आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत कठिन पेपर पीआरटी का नहीं आता है। हाँ, टाइम टेकिंग जरूर होते हैं कुछ क्वेश्चन, जिसकी वजह से लोग उलझे रह जाते हैं और इस वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही चीजें आप आसान कर सकते हैं। 8वें प्रश्न की बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यहाँ पर यूज किया जाएगा, फोन रैंग। इसके बाद हो जाएगा वाज लेइंग द टेबल, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सी वाज लेइंग। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर कोविड-19 दिया, यानी कोविड-19 हैज अगेन डैश इन चाइना, ब्रोकन आउट, ब्रोकन ऑफ, ब्रोकन अप, ब्रोकन विद। तो विद इन चाइना तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ब्रोकन आउट इन चाइना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दोज। तो यहाँ पर आई प्रॉमिस टू है, कॉल अप होगा, कॉल एट होगा, कॉल ऑन होगा, कॉल फॉर होगा। आई प्रॉमिस टू डैश यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, तो कॉल अप होगा क्या क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? कॉल अप तो नहीं सही लग रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं जब मैं दिल्ली आऊंगा, कॉल करूंगा, है ना, मिलूंगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 में हो जाएगा कॉल ऑन यू। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, कॉल करूंगा, कॉल ऑन यू व्हेन आई विजिट दिल्ली, जब मैं विजिट दिल्ली करूंगा या जब मैं दिल्ली विजिट करूंगा, तो कॉल ऑन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी से स्टार्ट हो रहा है, जनरल हिंदी है, यहाँ पर सामान्य हिंदी पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान, बहुत ज्यादा ही आसान, बस देखना है और आंसर कर देना है। किनकी समस्याओं का उल्लेख है बालक में, तो पहली लाइन में लिखा है स्त्रियों की समस्याएं, अर्थात स्त्रियों की समस्याओं का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, यानी 12वां प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बताइए? जादू भरे शब्द शिक्षा से हल नहीं किए जा सकते, इसके बाद कहा जा रहा है समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। 13वां प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे, स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। यानी आपका उत्तर हो जाएगा अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। आप टाइम ले सकते हैं, फटाफट से करा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ करके आंसर कर सकते हैं। स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, ये कथन है। और ये वीडियो लगभग 2 घंटे का होगा, उससे ज्यादा का होगा, समय निकाल करके ही आप इसको देखिएगा। ये बात पूर्णतया सही है, सुधार का अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, ये बात एकदम सही है। क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। ये बात पूर्णतया सटीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो शिक्षा से हो जाएगा शिक्षित, अर्थात 15वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इसका आंसर गलत दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर विहंगम नहीं होगा, विहंग होगा। और उदक जो है इसका मतलब होता है जल, जैसे गंगोदक कहते हैं, गंगा धन उदक, तो ये इसका आंसर चौथा हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तैरना दिया है, हंसना दिया है, सोना दिया है, बच्चे। ये देखिए क्रियाएं दी गई हैं और ये यहाँ पर बच्चे दिया गया है, तो यहाँ पर अलग है, ये चौथा विकल्प हो जाएगा। देव प्लस इंद्र मिलकर के क्या बन जाएगा 19वें प्रश्न में? तो ये हो जाएगा देवेंद्र। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। तो सोहन को दान दिया है एक तरीके से,
वैसे अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो लगेगा कर्ता ने कर्म को होना चाहिए, लेकिन दान देने के अर्थ में हो जाता है संप्रदान के लिए। सोहन के लिए गुब्बारे दिए, दान दिया गया, एक तरीके से गिफ्ट दिया गया, तो दूसरा यहाँ पर सही होगा। अब जो क्वेश्चंस है यहाँ पर उसका टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, बट जो आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा देंगे, करंट अफेयर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि ये 2022 के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के, तो आप लेटेस्ट पढ़िएगा। 21वां प्रश्न सॉरी, भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित नहीं कराया गया है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आय की समानता की बात नहीं की गई है कि सबकी आय समान हो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो भी हो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में है, अर्थात ये भारत में नहीं है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कालीबंगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कालीबंगा जो है ये कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है या राजस्थान में है या कहीं और है। जल्दी से बताइएगा कालीबंगा कहाँ है। तो ये राजस्थान में। हंसी आने लगी। अगला यहाँ पर दिया गया है राखीगढ़ी, है ना। राखीगढ़ी कहाँ है? ये राजस्थान में, आप लिखना चाहें लिख ले। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है आपसे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो ये गुजरात में, और मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है 2001 में स्थापित वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। पहला ऑप्शन, समाजवादी संविधानों वाले देशों का एक नेटवर्क, नव उदार वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म, मानवीय कार्यों के प्रति समर्पित वैज्ञानिकों की वार्षिक वैश्विक बैठक, आतंकवाद का मुकाबला करने वाली अंतरराष्ट्रीय समिति। आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, व्हाट इज द वर्ल्ड सोशल फोरम फाउंडेड इन 2001। 23 में आपका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक वैश्विक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है, रेयान के स्रोत कौन कौन से हैं। रेयान किससे प्राप्त? देखिए, यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन हो किसी प्रश्न में तो आप हिंदी वाले के बजाय इंग्लिश वाला देख ले, वहां पर रेयन लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया गया होगा, इसलिए ये रेयन आप पढ़िएगा। रेयन किससे प्राप्त होता है? इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो काष्ठ का गूदा, ठीक है। काष्ठ का गूदा, या कह सकते हैं लकड़ी जो होती है उसका जो गूदा होता है उससे रेयान प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे बनता है? काष्ठ का गूदा। ये होता क्या है? इसको कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। लकड़ी के गूदे से सेल्यूलोज को घोलकर और उसको पुनर्जीवित करके बनाया जाता है, फिलामेंट में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी खाद्य वस्तु में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने में कौन सा विलयन सहायता करता है। स्टार्च की उपस्थिति जानना है या नहीं है, तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तनु आयोडीन विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, कास्टिक सोडा विलयन, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन। 25वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा तनु आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है किसी खाद्य वस्तु में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है विटामिन से संबंधित, ठीक है। विटामिन B1 से संबंधित रोग आपको पहचानना है और D से संबंधित आयोडीन, तो आप जानते ही होंगे, बहुत कठिन नहीं है। और कैल्शियम की जब कमी होती है तो ये हड्डी और दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं, यानी डी का मिलान जिस ऑप्शन में पहले के साथ दिया है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर डी का फोर्थ है, ये नहीं होगा, डी का थर्ड है, ये दो ऑप्शन हट गए। अब आपके पास बच रहा है दूसरा या तीसरा, तो एक और आप पहचानिएगा जब कैल्शियम वाला हो गया है। विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स,
यानी बी के साथ जहां पर थर्ड है वो सही हो जाएगा। थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अभी पॉसिबिलिटीज हैं। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो B1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, यानी फर्स्ट के साथ जहां पर ए के साथ सेकेंड ऑप्शन है, ए के साथ सेकेंड यहाँ पर है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर करंट अफेयर से है, इसलिए इसको नहीं कराएंगे। 28वां प्रश्न भी आपका 2021 के करंट अफेयर से है। अगर हम आंसर की बात करें इस प्रश्न की, 28वें प्रश्न की, अगर आपको याद है तो यहाँ पर रामदरस मिश्र हो जाएगा। 29वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा था गोवा में 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था 2022 में, तो किसको मिला था। देखिए फरवरी में ये परीक्षा हुई थी और 2022 का करंट अफेयर पूछा गया है, 2023 में ये परीक्षा हुई थी। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 29 है और इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसी तरीके से एनसीसी ने 74वीं वर्षगांठ कब मनाई, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 27 नवंबर 2022। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन रीजनिंग के। रीजनिंग भी हमारा कोई मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रीजनिंग इंग्लिश नहीं आती है। मेन इंटरेस्ट जो हमारा है लैंग्वेज में आपका हिंदी है, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम अच्छे से आपको क्लियर करा सकते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के माध्यम से आप काफ़ी सीखने को पाएंगे, है ना। कहीं पर कोई त्रुटि लग रही है कि ये गलती हुई है कुछ भी, तो आप बताइएगा जरूर। कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को समझाने की, बहुत आराम से समझिएगा। कहा जा रहा है ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले क्या हो, जिनके पहले 2 हो या 3 हो, जिनके पहले 2 हो या 3 हो और बाद में 7 हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आइए देखते हैं। 5 पहला ये दिया है, ये दिया है पहला 5, ठीक है। यहाँ पर पहला 5 ये दिया है, इसके पहले 3 तो है लेकिन बाद में 7 नहीं है, तो ये आपका तो होगा नहीं। इसी तरीके से ये वाला 5 इसके पहले 8 नहीं है। ये वाला जो 5 है 257 जो दिया गया है, इसके पहले 2 भी है और 7 भी है लास्ट में बाद में, यानी एक ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाला जो 5 है, इसके पहले 3 तो है लेकिन 7 नहीं है। ये वाला जो 5 है, इसके पहले भी 2 है लेकिन 7 नहीं है ना। एकदम बाद में 7 भी होना चाहिए। ये वाला जो 5 है, इसके बाद में 7 है और पहले 3 है। तो 257 और 357 दो यहाँ पर मिल रहे हैं, 257 और 357, यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 में चौथा विकल्प, ठीक है। और तो कोई संख्या नहीं। अच्छा 8 भी दिया है, हमने पढ़ा नहीं, 8 भी दिया है, गलती हो गई हमसे। देखिए हमने यहीं तक पढ़ा और यहाँ पर 8 भी वाली शर्त दी गई है, यानी ऐसे 5 आपको देखने हैं जिससे पहले 2 या 3 हो और बाद में 7 या 8 हो। अब आपका आंसर बदल जाएगा। 5 के पहले ये दिया गया है, इसी तरीके से 5 के पहले ये दिया गया है, ये पेयर मिल गया और ये पेयर मिल गया, और 5 के पहले ये पेयर, 4 पेयर हैं। देखिए 5 के पहले 2 3 है, बाद में 7 8 में से एक संख्या कोई दी गई है। 5 के पहले 2 3 है, 7 संख्या दी गई है। 5 के पहले 3 है और लास्ट में 8 दिया गया है। यहाँ पर 5 के पहले 2 तो है लेकिन लास्ट में 7 या 8 नहीं, तो हमने इसको छोड़ दिया। तो इसका आंसर पहला होगा। 4 ऐसे पेयर बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, गीता अपने घर से उत्तर की ओर 60 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर घूमती है, 90 मीटर चलने के बाद ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, फिर दाएं ओर घूमती 100 मीटर चलती है। अब इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट में आपको बताएंगे दिशाओं के बारे में। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इधर हम पूरब लिखते हैं, इधर पश्चिम हो जाता है, इधर उत्तर हो जाता है और इधर दक्षिण। नियम क्वेश्चन ये कह रहा है गीता जो है घर से उत्तर की ओर, तो मान लिया गीता का घर यहाँ है और उत्तर की ओर ये चल रही है कितना, 60 मीटर। फिर दाईं ओर घूमती हैं और 90 मीटर चलती हैं। तो ये 90 मीटर चल दी हैं दाईं ओर घूमने के बाद, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, पहुंचती हैं। फिर यहाँ से ये दाएं घूमती हैं और 100 मीटर चल जाती हैं। तो 60 ये था, 60 से ज्यादा ये 100 लंबा होना चाहिए। 100 मीटर चलती हैं। उसका कॉलेज बाजार से 60 मीटर पूर्व में है, ठीक है। बाजार जाने के लिए तो 100 मीटर मुड़ी थी, बाजार से
पूर्व में कॉलेज है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉलेज है इनका, ये कॉलेज है, ये सिग्नल है, लिखने की जरूरत नहीं बस समझाने के लिए। ये बाजार है, ठीक है। 60 मीटर ये इधर मुड़ गई। अब पूछ रहा है उसका कॉलेज घर से किस दिशा में है। घर इनका यहाँ था, कॉलेज यहाँ पे है, तो ये वाली दिशा जो है, ये वाली जो दिशा है, अगर हम ऐसे करेंगे ये दिशा कौन सी आएगी, कॉलेज से देख लीजिए, ये आ जाएगी आपकी ऐसे तिरछा, है ना। ये आपको गैप क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हमने नाप के 60 मीटर नहीं खींचा है, इसलिए लग रहा होगा। ये 60 मीटर थोड़ा सा जब ये छोटा बड़ा मतलब एकदम नापा जाएगा कि ये 60 ही है तो हमने मान लिया है 60 ना, तो ये आपको बिल्कुल ये एक्यूरेट यही दिशा दिखेगी। और ये वाली दिशा जो है ये पूरब और दक्षिण के बीच में, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है, चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। कितने लोग हैं, यहाँ पर 9 लोग हैं। कैसे बैठे हुए, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 9 पोजीशन बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग बैठे हैं, इसी क्रम में नहीं बैठे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, टी जो है पंक्ति के अंत में बैठा है। अब टी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। आगे कह रहा है क्यू ओ और पी के बीच में है। ओ जो है वो टी के दाईं ओर है। ओ जो है, दायां किधर होता है, इधर होता है दायां। दायां किधर होता है, इधर होता है। तो ओ जो है टी के दाईं ओर है। अब टी के दाईं ओर तो इधर ओ जाएगा नहीं, यानी टी जो है यहीं पर होगा, इस वाले छोर पे होगा। टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या है, ओ है। तो 1 2 3 यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ओ, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद क्या कुछ कह रहा है। टी हो गया, ओ की पोजीशन हो गई। क्यू जो है ओ और पी के बीच में, क्यू क्यू जो है ओ और पी, अगर हम पी को यहां बैठा दें और क्यू को यहां बैठा दें तो क्यू जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से क्यू ओ और पी के बीच में हो गया, दोनों के बीच में हो गया। ये स्थिति क्लियर हो गई, इसका काम खत्म। ओ टी के दाईं ओर है, ये भी स्थिति हो गई। एस जो है ओ के एकदम दाईं ओर है, तो यहाँ पर एस हो गया, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा था यू एम के बाईं ओर है, यू जो है एम के बाईं ओर है और एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो तीसरा स्थान यहां पर क्या होगा, यू का। मान लिया कि एन जो है, एन यहां पर है और इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 नहीं बैठ रहा है ना। और कुछ प्रयास करते हैं। एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और एम के बाईं ओर है यू। यू मान लिया यहां पर है और एम के बाईं ओर है, तो एम के बाईं ओर हो गया। यू एम के बाईं ओर, ये वाली शर्त पूरी हो गई। एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो एन को हम यहां पर बैठा दें, एन को यहां पर बैठा दें। 1 मिनट जाए, तो 1 1 2 तीसरे स्थान पर ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब आपका छूटा कौन सा, एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू हो गए। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप समझ पाए। देखिए एम को हमने बैठा दिया, एन को बैठा दिया, ओ पी क्यू। आर छूट रहा है, तो आर यहां पर होगा, क्वेश्चन में एक ही जगह छूट रही, आर को हमने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एम और एन के बीच कौन बैठा है। एम और एन के बीच कौन बैठा, आर बैठा, तो यहाँ पर पहला सही है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन जो कहता जाए वही आपको करना है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता है, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता है, जितना आपने पैराग्राफ में समय बचाया है ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर कितने लोग हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझिएगा, एक बार दोबारा से समझा देते हैं, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यू एम के बाईं ओर बैठा। ये हम पहले क्यों नहीं बैठा रहे हैं, क्योंकि स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। जो हमें सॉलिड पक्का है
कि टी पंक्ति के अंत में बैठा है, तो अंत में यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, हमने यहां पर बैठाया क्योंकि आगे की कंडीशन है क्यू ओ और पी के बीच में है। ओ जो है वो टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ जो है दाईं ओर तीसरा हो गया। और आगे हमारा सवाल क्या कह रहा था, सवाल हमारा कह रहा था ओ सॉरी क्यू ओ और पी के बीच में है, ओ और पी के बीच में ये क्यू हो गया, ठीक है। एस ओ के दाईं ओर है तो यहाँ पर एस हो गया। फिर कह रहा था यू एम के बाईं ओर है तो यहाँ पर यू है, एम है, एम का बाईं ओर हो गया। और एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, बीच में आर बच रहा है। प्रश्न पूछ रहा था एम एन के बीच में कौन है, तो आर है, पहला विकल्प सही हो जाए। स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर और आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन है रिया सप्ताह के किस दिन आई थी, ये कैसे आप पता करेंगे। पहला ऑप्शन कहता है उसकी मां को सही याद है कि वह बुधवार से पहले किंतु रविवार के बाद आई थी। बुधवार से पहले, रविवार के बाद यानी सोमवार मंगलवार, इसी से आंसर मिल रहा है, सोमवार या मंगलवार को रिया आई होगी। दूसरा है उसकी बहन को सही से याद है कि वो सोमवार को नहीं आई थी, मंगलवार को आई होगी। दोनों ही कथन से आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो कथन क्या कह रहा है कि कथन फर्स्ट अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकंड पर्याप्त नहीं है। सेकंड पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं। आपको तय करना है कि इस प्रश्न का आंसर क्रिया कब आई थी, किससे निकलेगा 34 में, 34 में दोनों से, है ना, दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहायक। अगला प्रश्न है यहाँ पर वेन डायग्राम से ऐसे विकल्प को चुनिए जो 3 वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम। गायक, तैराक, इंजीनियर। क्या गायक तैराक हो सकता है, यानी गाने वाला उसको तैराकी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मान लिया आप बढ़िया सिंगर हैं और आपको तैरना भी आता है तो ये रिलेशन ऐसे बन जाएगा, ये गायक है। कुछ गायक ऐसे होंगे जिनको तैराकी भी आती होगी, ये संबंध बन गया। और हो सकता है उसमें से इंजीनियर भी हो गायक, है ना, गायक जो है इंजीनियर भी हो, ये भी संभावनाएं है। इंजीनियर गायक भी हो, इंजीनियर तैराक भी हो, तो ऐसा आपको दिखाना है और चुनना है इसमें से। बताइए क्या आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो गायक भी हों, तैराकी भी उनको आती हो और इंजीनियर भी हो, तो यहाँ पर ये बन रहा है, यानी गायक इंजीनियर भी हो सकता है, तैराकी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बन रही जो कि दूसरे विकल्प में दी गई है। निम्नलिखित में से किस वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आमतौर पर विंडोज सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, 5, ठीक है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है तो मीट से भी होती है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी तरफ से जो ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम स्काइप है। क्या है, स्काइप। अगला प्रश्न देखिएगा, 37वां प्रश्न, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ इनपुट के साथ प्रयुक्त डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। विंडोज 10 जब आप लैपटॉप में अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराते हैं तो उसके साथ एक वेब ब्राउजर रहता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उस वेब ब्राउजर का नाम आपसे 37वें प्रश्न में पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एड होता है, ठीक है। स्पेलिंग की बात करें EDGE, हिंदी में इसको एज पढ़ा जाता है। ये PDF जो है उसी पे खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एड पे। EPROM का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बताइए क्या होगा, इंग्लिश में देख लीजिए। EPROM, 38वां प्रश्न। लगभग आधे घंटे की ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी सिर्फ 38 क्वेश्चन हुए हैं। वीडियो बड़ा होगा, उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक देखेंगे, या जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं है एक बार में देखें, जब भी समय मिले देखिएगा। 38वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38वां ही तो है, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो मतलब जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, 38 में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39,
विंडोज मीडिया प्लेयर में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता? मीडिया प्लेयर है, MP3, WMA, WMB। देखिए PDF सपोर्ट नहीं करेगा, PDF मीडिया प्लेयर नहीं होता है, PDF, ठीक है। तो यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में ये क्वेश्चन नंबर 40 है। MS पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जो MS वर्ड में नहीं? देखिए अब जिसने पढ़ा है कंप्यूटर उसी को पता होगा, बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टाइम है अभी भी। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल तीनों को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ट्रांजिशन जो है ये इसमें नहीं होता है, टेबल्स, जूम और फॉर्मेटिंग होता है, ट्रांजिशन जो है ये MS वर्ड में नहीं होता। 41वां प्रश्न है। अब यहां से आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, UL यानी पेडागॉजी के क्वेश्चंस यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सोसाइटलिंग एजेंसी इन एजुकेशन, यानी शिक्षण के क्षेत्र में प्रथम सामाजिकरण एजेंसी की भूमिका क्या है? औपचारिक अधिगम, कौशल विकास, सामाजिकरण, मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 से ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। काउंट करते चलिएगा। प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी जो होती हैं, परिवार जो है प्राथमिक के अंतर्गत आता है, जिससे बच्चे में सामाजिकरण के गुण विकसित होते हैं, बच्चा समझता है। और इनका काम होता है मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना, मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करने का काम होता है प्राथमिक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी क्या है? देखिए सीटेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस टाइप का। पहला जो है प्राथमिक होता है परिवार, प्राथमिक भूमिका में आ जाता है परिवार। द्वितीयक भूमिका में परिवार के बाद नंबर आता है स्कूल का, परिवार से निकल करके बच्चा सीखने के लिए कहाँ जाता है? स्कूल का। तो द्वितीयक में आपका उत्तर होगा स्कूल। क्या होगा? स्कूल। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर है, आप गृह और विद्यालय को एक साथ कैसे लाएंगे? माता पिता से बार बार बैठकें करके। हाउ कैन यू ब्रिंग होम एंड स्कूल टुगेदर? होम एंड स्कूल का मतलब ये थोड़ी है कि घर की बिल्डिंग और स्कूल की बिल्डिंग उठा करके एक पास लाना, कुछ ऐसा करना है जिससे लगे कि आपस में संबंध है, को रिलेशन है। बार बार बैठकें करेंगे, बार बार अभिभावक को तंग करेंगे या सम्मेलन करेंगे बार बार। सबसे अच्छा तरीका आपको ढूंढना है जिससे तालमेल अच्छा बना रहे। 43वें प्रश्न में चुनना है आपको विकल्प गृह और विद्यालय। देखिए गृह और विद्यालय के लिए समकक्षी सदस्य से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अध्यापक सम्मेलन कर लेंगे उससे भी नहीं होगा, उससे गार्जियन कहाँ इन्वॉल्व है। संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि गार्जियन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो एक ही तरीका बचता है, माता पिता से बैठकें करके जो भी गैप है बीच में गृह और विद्यालय का वो आप दूर करेंगे, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग होती है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ होते हैं, PTA, इनकी क्या भूमिका होती है? विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में प्रबंधन से विमर्श यानी मैनेजमेंट से विमर्श, स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना, स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल होना, कार्यक्रमों में दोष ढूंढना। देखिए PTA जो होते हैं, पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ जो होते हैं, उनका काम क्या होता है? यहाँ पर ए से कुछ और होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो ओ होता। तो PTA का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? एक बार हम, हाँ, एसोसिएशन है ना, संघ मतलब एसोसिएशन। इनका काम है कि स्कूल को सपोर्ट करें, वो स्कूल के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव दें, ठीक है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वॉल्व्स पेरेंट्स एंड टीचर इन अ स्कूल टू सपोर्ट द स्कूल्स मिशन एंड इम्प्रूव द लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। एकेडमिक में जो है हेल्प करें, बाकी जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं स्कूल के योगदान में मदद करें। निम्नांकित में से क्या अधिगम का सामुदायिक संसाधन हो सकता है? जहां से बच्चा समुदाय से सीखे,
ठीक है, सिनेमा हॉल मंदिर नहीं होगा, घोड़े के अस्तबल से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर कम्युनिटी हो, लोग हो, तो सबसे अच्छा है यहाँ पर अग्निशामक जो केंद्र होता है, फायर स्टेशन होता है, वहां से बच्चे को ले जा करके जो है सिखाया जा सकता है, सामुदायिक संसाधनों के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर संगठन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये संसाधन सामाजिक समस्याओं को कम करने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समुदाय को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, देखिए ये जो केवीएस का सिलेबस था, इसमें कुछ चीजें नई ऐड की गई थी। जैसे आपका निपुणता साक्षरता वाला जो टॉपिक है भी आएगा आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन वो आपको हम बताएंगे। और नई जो शिक्षा नीति थी उससे भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो बाल वाटिका की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक के आयु में प्राप्त शिक्षा, बाल वाटिका। ठीक है, और ये केंद्रीय विद्यालय में आपको देखने को मिलती है बाल वाटिका, तभी उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाल वाटिका की अगर हम बात करें तो केवीएस ने ही एक पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के 3 से 6 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमने 5 वाला ऑप्शन दिया है। वैसे 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। एनईपी 2020 के आधार पे इसको लागू किया गया। अगर ऑप्शन में 3 से 6 मिलेगा तो आप वही लगाइएगा। ठीक है, 3 स्तरों पर इसका आयोजन होता है, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और 3, ईयर वाइज यहाँ पर बांटा जाता है इनको। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा रुक गया है सिस्टम, वेट करते हैं आने का। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 47 था और आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण जीवन। क्या है? कंप्लीट लिविंग ही शिक्षा है, ऐसा मानना था स्पेंसर का। अगला प्रश्न देखिएगा, 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, हिडन करिकुलम क्या है? अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है जो आपको दिखती नहीं? विहित औपचारिक पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु में छिपी हुई पाठ्यचर्या है, अनौपचारिक रूप से मूल्यों और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना। 48वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक रूप से मूल्यों और मान्यताओं की प्राप्ति पर बल दिया जाना। अगला प्रश्न देखिएगा, बालक बालिकाएं किशोरावस्था में स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं? बच्चे जो होते हैं जब किशोरावस्था में आते हैं, वैसे तो ये सभी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस स्थिति में आप शिक्षक होने के नाते सबसे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको चुनना है। द बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल द एडोलेसेंस। 49, क्वेश्चन नंबर 49 सबसे ज्यादा जरूरी है, संवेगात्मक सहयोग मिले हो। ठीक है, संवेगात्मक सहयोग यानी इमोशनल सपोर्ट मिले। इमोशनल सपोर्ट अगर होगा तो सुख दुख सब कुछ जो है, क्योंकि ये स्टेज काफी जो है आपने पढ़ा होगा, काफी संघर्ष की अवस्था होती है ये, इसमें काफी सारे बदलाव होते हैं और बदलाव में अगर आप संवेगात्मक रूप से मजबूत हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्नांकित में से क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है? नैतिकता का मतलब ही होता है सही गलत, है ना, तो सही और गलत में विभेद करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से क्या किशोरावस्था के व्यवहारात्मक अभिलक्षण है? नैराश्य भाव, दुसमायोजन, आक्रामकता, अपनी अस्मिता को लेकर के संघर्ष। ऑप्शंस यहाँ पर इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है,
दुसमायोजन, इसको यहाँ पर MAL एडजस्टमेंट दिया गया है। एग्रेशन, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है इस अवस्था में, जो व्यवहार रूप में चीजें निकल करके सामने आती हैं, वो होती हैं, स्ट्रगल होता है उनके सामने अपनी पहचान को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के संघर्ष। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र क्या है? व्हाट इज पेडागोजी? देखिए, दो चीजें होती हैं, कई बार लोग पेडालॉजी कह देते हैं, पेडालॉजी नहीं होता है, उसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ये है पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? ये कोई अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, समूह नहीं है। यहां पर आंसर हो जाएगा इट इज ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी ये अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न है या 53वां होगा शायद ये। हाँ, प्राथमिक चरण की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? प्रश्न आंसर होगा आर्टिकल 350A। 54वां प्रश्न, स्कूल में अधिगम स्थान से मतलब क्या है? लर्निंग स्पेस का मतलब क्या है? यहाँ पर मीन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर अभिप्रेत। कई बार हिंदी के शब्द नहीं समझ में आते, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। मीन्स पूछ रहा है, अभिप्रेत का मतलब मीन्स। क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब हो जाएगा, भय रहित माहौल में सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष। अगला प्रश्न है 55, बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता क्या है? मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरेशन क्या है? बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा होगा। मैच्योरिटी का मतलब शारीरिक मनोवैज्ञानिक अनुकूलन संबंधी परिवर्तन। कहते हैं बच्चा जो है वो मैच्योर हो गया है। मैच्योर का मतलब जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं शारीरिक मनोवैज्ञानिक, उनको वो एडजस्ट कर पा रहा है, परिपक्वता। अध्यापकों और विद्यार्थियों में किस प्रकार के संबंध के फलस्वरूप अधिगम की वृद्धि की जाती है? सामाजिक, शासकीय, संवेगात्मक, सौहार्द। सभी प्रकार के संबंध जरूरी हैं, लेकिन इन सब में जिससे बेस्ट जो है अधिगम हो, है ना, वो आपको विकल्प चुनना है। वो विकल्प है यहाँ पर संवेगात्मक, इमोशनल रिलेशनशिप। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 के। 57, क्वेश्चन नंबर 57, दीक्षा एक कार्यक्रम है जो शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके बारे में? दीक्षा कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रश्न संख्या 57। डिजिटल अवसंरचना से संबंधित संसाधन की उपलब्धता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न है। अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया गया? यही हम बात कर रहे थे कि ये टॉपिक आपने इससे पहले यूपी टेट या कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये नया ही टॉपिक है और इसको याद करिएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इस पर जो है बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? अनौपचारिक मतलब क्या है? कहीं भी आप बैठे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं से भी आप सीख रहे हैं, किचन में कुछ सीख रहे हैं, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा। फॉर्मल में आप निश्चित सिलेबस के अंतर्गत एक वातावरण में बैठ करके सीख। फोनोलॉजी क्या है? व्हाट इज फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? बालक के भाषा विकास में स्वरम विज्ञान क्या है? स्वरम विज्ञान, क्रिएटिंग साउंड एट स्पीच, वाक ध्वनि उत्पन्न करना। 61वां प्रश्न, अनुभवात्मक अधिगम क्या है? समूह में विमर्श के माध्यम से अधिगम, हाथों हाथ प्राप्त अधिगम, अनौपचारिक या फिर खेल एकीकरण।
एक्सपीरियंस के आधार पर जो अधिगम होता है। हाथों हाथ प्राप्त अधिगम। निम्नांकित में से किससे कक्षा में अधिगम की वृद्धि की जाती है? प्रश्न पूछने की तकनीकी, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग या फिर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। इनहेंस कैसे कर सकते हैं आप क्लासरूम के अंदर? सबसे अच्छा है कि आप ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें, श्रव्य दृश्य उपकरण का प्रयोग करें। 63। माहौल किसका अवयव है? माहौल किसमें बनाना पड़ता है, किस बात के अंतर? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। स्कूलों में पाठ्यचर्या का प्रयोजन क्या है? करिकुलम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स? समय पर परीक्षा हो जाए, ये पाठ्यक्रम इसलिए बनाया जाता है। अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, पाठ्यक्रम पूरा हो। देखिए, पाठ्यचर्या का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस पूरा हो या उद्देश्य प्राप्त हो जाए। जरूरी ये है कि जो आपका लक्ष्य है उसको उसको आप एक तरीके से मानकीकरण कर लें। यहाँ पर हो जाएगा अधिगम लक्ष्यों का मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइज। 65वां प्रश्न है, अधिगम का अभिप्राय क्या है? लर्निंग क्या है? व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव अल्टरेड बिहेवियर, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वो ज्ञान जो है सकारात्मक हो, सकारात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब बालक को जीवन की स्थितियों से उद्भाषित किया जाता है तो वो अधिगम कहलाता है। स्वाभाविक अधिगम, सशक्त अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, यथार्थ परक अधिगम। प्रश्न संख्या 66। वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई आप सब लोगों ने। ये वीडियो बन चुका है, 52 मिनट की ये क्लास हो चुकी। सभी लोग लाइक करें, जितने लोग देखते हैं अगर उतने लाइक कर दें तो अलग ही बात रहे। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लाइक करने में दिक्कत। हालांकि यूट्यूब लाइक का, कमेंट का, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं देता है, बट क्या है, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं। देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक होते हैं। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। 5000 लाइक आप सब लोग इस पे पूरे करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका सही जवाब हो जाएगा अनुभवात्मक अधिगम। जो जीवन की परिस्थितियों से, यानी आप अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, तो वो अनुभवात्मक अधिगम कहेगा। एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो नई संरचना आई है शिक्षा की, वो क्या है? अभी तक क्या था? हाई स्कूल बच्चा करता था, फिर 12th, फिर आगे ग्रेजुएशन। नई शिक्षा नीति ने जो है कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है? वही आपसे क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है। 5 + 3 + 3 + 4, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाए ये वाला। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 5 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3 + 4। क्वेश्चन नंबर है 68। 68वां प्रश्न है, बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट व्हाट वी चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप। वन का भ्रमण करने में बालक में क्या विकसित होगा? आप बच्चों को वन का भ्रमण अगर कराने ले जाते हैं तो उससे कौन सा, मतलब कौन सी शक्ति विकसित होगी? क्वेश्चन नंबर 68। चिंतन की क्षमता, अभिव्यक्ति की शक्ति। अभिव्यक्ति देखिए, भाषा के मामले में अभिव्यक्ति हो सकता था, कल्पना भी नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, सेल्फ एक्सप्लोरिंग होगा। बच्चा वन देखेगा, खुद से वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, आत्म गवेषण क्षमता या सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। प्रशासन के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व क्या है? अध्यावसायिक दायित्व। व्यावसायिक दायित्व।
प्रशासन देख रहे हैं, उसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो कक्षा ले, अध्यापन करें। 69 में आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। निम्नांकित में से क्या शिक्षा का कार्य नहीं हो सकता? समाज में ज्ञान का पारेषण, कट्टरपंथ और अंधविश्वास का प्रसार, समाज का रूपांतरण या फिर स्वस्थ समाज का निर्माण। नहीं हो सकता। देखिए, ज्ञान का पारेषण, ट्रांसमिटिंग, ये है, समाज का रूपांतरण है, स्वस्थ समाज का निर्माण। अंधविश्वास का प्रसार जो है शिक्षा का कार्य नहीं। आंसर होगा दूसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 71, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निशक्तता क्या कहलाती है? ये सभी अधिगम निशक्तता के ही प्रकार हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है उसके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हो, अधिगम निशक्तता को जो एक ही लाइन में प्रेजेंट करे, वो आपको चुनना है। 71वां प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा डिस्लेक्सिया, पठन संबंधी विकार। ये अधिगम निशक्तता है। अगर आप कुछ अधिगम नहीं कर पा रहे तो आप डिस्लेक्सिया से ग्रसित। 72वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किस कारणवश समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम केंद्र है? स्कूल के कार्यकलाप का प्रसार, इससे यथार्थ जगत में अधिगम का अवसर प्राप्त होता है, यह स्कूलों का प्रतिस्थापित रूप है, बताएं। समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है कि समुदाय क्यों जो है शिक्षण के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। 72 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप रियल लाइफ से सीखते हैं, रियल थिंग्स, रियल सेटिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं छोड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इससे यथार्थ जगत में अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रश्न में आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला देखिएगा, तिहत्तरवां प्रश्न है, इस मंत्रालय ने मनोदर्पण योजना का शुभारंभ किया है? मनोदर्पण चल ही नहीं रहा, ये बार बार हम प्रयास कर, देखते हैं एक बार और प्रयास करके। चलिए सही होगा तो खुद। मनोदर्पण, मनोदर्पण योजना का शुभारंभ। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाए, चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाए। 74वां प्रश्न है, क्या गंभीर मानसिक विकार है? मानसिक विकार जो गंभीर हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटल डिसऑर्डर? सिजोफ्रेनिया जो है पहला ऑप्शन, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जो मानसिक विकार से संबंधित। उत्तर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। क्वेश्चन नंबर आपका 74 था यहाँ पर, देखते हैं इस पे पेन चलता है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्कूली बालक बालिकाओं में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? ज्ञानेंद्रिय, सामाजिक, दुश्चिंता, व्यवहारात्मक। दुश्चिंता विकार होता है, खासकर किशोरावस्था से संबंधित।
थोड़े बालक बालिकाओं लिखा हुआ है, तो बुरी चिंताएं सताती हैं, यहाँ पर निगेटिव ख्याल आते रहते हैं। 76 है, बच्चों में मानसिक रुग्णता का मूल कारण। बच्चे जो है मेंटली बीमार क्यों हो जाते हैं? 76 सबसे महत्वपूर्ण इस पे प्रभाव पड़ता है मनोवैज्ञानिक तनाव का, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आनुवांशिकी हेरिडिटीज से भी कुछ कुछ होता है, और मनोवैज्ञानिक तनाव, ये जो है मुख्य कारण है बच्चों में मेंटली बीमारी का, मानसिक रुग्णता का। 77वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सी पहल दिव्यांगजनों के लिए सार्थक होगी? क्या करेंगे आप? शारीरिक सहायता देंगे, आकलन और सहायता, संवेगात्मक सहयोग, शारीरिक चिकित्सा। कोई दिव्यांग है तो आप मदद करेंगे उसकी शारीरिक रूप से। अगर कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको लिख करके चीज़ों को बताएं। हालांकि इसका प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया है आकलन और सहायता, इसके हिसाब से तो यही होगा। बाकी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे आयोग ने आंसर गलत दिए थे। यहाँ पर 77वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आप बताइएगा आप इस आंसर से सहमत हैं या नहीं। कक्षा में बौद्धिक निःशक्तता की पहचान कैसे की जा सकती है? बेचैनी, अकेलापन, कम बोधगम्यता, दुःसमायोजन। निःशक्तता, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, डिसेबिलिटी है, यानी कहीं ना कहीं उनको समझने में दिक्कत हो रही, कम बोधगम्यता की वजह से ऐसा हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या के निवारण के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए? परामर्शन, चिकित्सीय उपचार, माता पिता से संवाद, सामाजिक संवेगात्मक अधिगम का एकीकरण। छोटी मोटी समस्या है तो आपको माता पिता से कॉल करने की, संवाद करने की जरूरत नहीं है, उपचार करने की। आप देखिए कि सामाजिक संवेगात्मक रूप से ऐसा तो नहीं बच्चे के मन में कुछ और चल रहा है, वो किसी चीज को लेकर के चिंतित है, डर गया है, संवेगात्मक रूप से वो बैलेंस नहीं है, तो उसको आप सामंजस्य से बैठाइए एज एक टीचर होने के नाते। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 होगा ये, बालकों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के निवारण में माता पिता की क्या भूमिका है? किशोर बालक बालिकाओं के साथ साझा कार्यकलाप में रत होकर, यानी कार्यरत होकर, उनके साथ गुणवत्तापरक समय व्यतीत करना। माता पिता यही कर सकते हैं। इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाना ये नहीं है। घर पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने से तो फिर ये माता पिता की भूमिका थोड़ी। माता पिता की भूमिका क्या है कि वो खुद अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, मेंटली समस्या है, तो बातचीत करें उनके माता पिता। उसके बाद आप ले जा सकते हैं उपचार के लिए, और उपचार में अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है तो आप परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, पहले ही नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्कूल की भावी योजना और इसका दर्शन किसमें दर्शाया जाएगा? स्कूल की संदर्शिका, संस्थानिक योजना, विद्यालय विकास योजना, स्कूल की पत्रिका। विद्यालय विकास योजना है, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है उसमें आप दर्शाएंगे। किसी नेता को किस भूमिका में होना चाहिए? नेता को किस भूमिका में होना चाहिए? एटीट्यूड की बात करें तो प्रेरणादायक और निर्देशक की भूमिका, इंस्पिरेशन और डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 82 सॉरी 83,
प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा? जिला कलेक्टर, स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकारीगण, शिष्य, अध्यापकगण और माता पिता। प्रधानाध्यापक हैं आप और अच्छी योजना बनाने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? सबसे पहले आप अपने बच्चों की, स्टाफ की यानी अध्यापकगण की और फिर माता पिता की। 84 है यहाँ पर। देखिएगा, किसी स्कूल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? आप नेतृत्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं या हेड हैं पूरे स्कूल के, तो सहयोग की भावना तो होनी ही चाहिए, योग्यता भी हो, आक्रामकता ना हो, लेकिन संकल्प शक्ति जरूर हो। कमिटमेंट जो आपने कर दिया वो करके फिर आप दिखाएं, पीछे ना हटें, संकल्प शक्ति होना बहुत जरूरी है। 35 देखिएगा, रूपांतरकारी नेतृत्व की अवधारणा के अनुसार प्रभावी नेता को लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करना चाहिए, व्यक्ति को अपनी क्षमता के दोहन के लिए कोचिंग देना चाहिए, अपने स्वयं के संगठन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामान्य निर्देश और उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। देखिए, कोचिंग देना ऐसा कोई ना ही शिक्षा नीति कहती है, ना ही ये उचित विकल्प है, ठीक है। हाँ, सबसे अच्छा ये है कि लोगों को आप मोटिवेट करिए, लोगों को अभिप्रेरित और प्रेरित करिए। ऑप्शन देख लीजिए, एज पर द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इफेक्टिव लीडर शुड मोटिवेट एंड इंस्पायर्स पीपल। लोगों को आप इसके लिए प्रेरित करिए। 86 है, किसी नेता का अनिवार्य गुण क्या है? कठोरता तो नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। नेता का गुण, नेता में जवाबदेही भी हो और लचीलापन भी हो, बट प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर दिया था केवीएस ने अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करना। ये क्वेश्चन आप चाहें तो स्टार लगा लें भाई, इसको आप खुद डिसाइड करें कि एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। प्रेरित करना गलत नहीं है, लेकिन जवाबदेही भी तो बनती है। यहाँ पर यह क्वेश्चन होना चाहिए था, किसी नेता का क्या अनिवार्य गुण नहीं है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। शायद गलती हुई हो तो हो जाएगा कठोर। अभी ये आंसर सही है। 87 देखिएगा, 87 नंबर का प्रश्न है, किसी नेता का गुण नहीं हो सकता। देखिए, अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो आप आराम से पहचान लेंगे कि विश्वास की कमी है किसी नेता का गुण नहीं। एक शिक्षाविद के रूप में आप प्रधानाध्यापक हैं, एक शिक्षाविद के रूप में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन एकेडमिशियन? तो प्रधानाध्यापक हैं आप, शिक्षाविद भी हैं, मध्यस्थ स्कूल का पर्यवेक्षण। सबसे अच्छा है कि आप अकादमिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करें। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 देखिएगा, गति निर्धारक नेतृत्व का महत्वपूर्ण पदबंध है। मैं इसे बेहतर ढंग से कर सकता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे किया जाता है। हम बड़ा स्वप्न देखें और मानक निर्धारित करें। मैं तुम्हें संसाधन और स्वायत्तता दूंगा और आप कार्य निष्पादन करो। गति निर्धारक नेतृत्व यानी की प्रेज ऑफ पेस सेटर लीडरशिप। लेट्स ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड्स। 89 की अगर बात करें, हम बड़ा स्वप्न देखें और मानक निर्धारित करें। अगला प्रश्न है, ऐसा नेतृत्व जिसमें न्यूनतम नियंत्रण अंतर्ग्रस्त होता है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 90। द लीडरशिप विच एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल, कम से कम कंट्रोल हो तो उसको हम कहेंगे अहस्तक्षेप, यानी बार बार हस्तक्षेप ना करें। अकॉर्डिंग टू एनईपी
2020 ECCE प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया था। 91 में आपका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 92 देखिएगा एनसीएफ 2005 कौन प्रिपेयर करता है? सीबीएसई, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस। एनसीएफ तैयार करता है एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 93 देखिएगा, ये प्रश्न पिछली शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे शिक्षण निर्धारित किया गया है? प्रति सप्ताह 45 घंटे। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी बालक को किस कक्षा तक प्रगतिरोध का सामना नहीं करना पड़े? यानी एक तरीके से बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि अब इस नियम में भी बदलाव किया जा रहा है, शायद किया जा चुका है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 8वीं कक्षा तक। 97 है, यदि स्कूल में व्यावसायिक परामर्शदाता की उपलब्धता ना हो तो क्या होगा? अगर कॉमर्शियल जो है व्यवसाय से संबंधित परामर्श देते हैं तो क्या होगा? मानसिक रुग्णता विकार बढ़ेगा। मेंटली बच्चे परेशान होंगे कि वो क्या करें 12th करने के बाद या 10th करने के बाद किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें। परामर्श होना चाहिए ना, परामर्शदाता। 98 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल दिया गया है? 2 प्रश्न आए हैं उस टॉपिक से जो हमने पिछली चर्चा की थी। नई शिक्षा नीति जो है उसमें जोर दिया गया है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको एसएमसी कहा जाता है, धारा कौन सी है वो? 99 में आपका उत्तर होगा धारा 21। 100 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए आरटीई से राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन आए हैं कम से कम 5, एनईपी से क्वेश्चन आए हैं कम से कम 5। ये 2 टॉपिक हैं से क्वेश्चंस आए हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा? माता पिता का क्या है? दायित्व है, कर्तव्य है, अधिकार है, इच्छा है? सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। इच्छा छोड़ करके कौन सा आप लगाएंगे टीचर होने के नाते? ऑफिशियली जो है दायित्व है, माता पिता का दायित्व है। ये कोई मूल अधिकार या उस तरीके से मूल कर्तव्य में नहीं दिया है, दायित्व है। ये चीज आरटीई में लिखी हुई है, जो आरटी एक्ट है उसमें लिखा है कि माता पिता का ये दायित्व। हिंदी से क्वेश्चन है ये। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत कौन सा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये तो सही है। गलत की अगर हम बात करें, सा इचु शनायाम तालु, यहाँ पर तालु होगा, ओष्ठ दिया गया तो ये गलत। फटाफट से थोड़ा सा करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। मथुरा में जातिवाचक संज्ञा दी गई है लंबाई भाववाचक है और पूछ रहा है गलत कौन सा है? शीतलता गलत है, यहाँ पर भाववाचक होगा। हालांकि इसके 2 आंसर हैं, मथुरा भी यहाँ पर गलत दिया गया, मथुरा भी यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी लंबाई और भारत तो सही है, मथुरा भी यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, छात्र क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि वो कक्षा में प्रथम आया है।
ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वह छात्र। सर्दी का सर्दियां हो जाएगा, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी का झाड़ियां, झाड़ी का झाड़ियां होता है। असंगत पूछ रहा है ना, झाड़ी का झाड़ियां होता है, झाड़ियों नहीं होता। ठीक है, असंगत पूछ रहा है तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, झाड़ियां, यहाँ पर यूं लिखा है झाड़ियां होता है। 105, 65 ये गलत दिया गया है, 56 लिखा हुआ है, बाकी 49 सही है, 58, 59 ये सही है। ज्ञा किससे मिलकर के बनता है? 106 की बात करें, प्रश्न संख्या 106 में आपका सही जवाब हो जाएगा जा और या। पर्यायवाची दिए गए हैं भौरा, पवन, पत्नी, पक्षी। गलत कौन सा है पूछ रहा है। कामिनी जो है ये, कामिनी ये नारी का पर्यायवाची है, ना कि पत्नी का, ये गलत है। विलोम 108 में। पारंपरिक का शासकीय नहीं होगा, आधुनिक होगा। 109, सर्वनाम। अनिश्चयवाचक ये प्रश्नवाचक है, कौन और क्या, ये गलत है, बाकी सही है। माली, मालिनी, शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन, सेठ, सेठाइन नहीं, सेठ, सेठानी, सेठ, सेठानी होता। अधिक बलवान है में अधिक क्या है? बलवान की विशेषता बता रहा है, बलवान की विशेषता बता रहा है, यानी गुण है, गुणवाचक हो जाएगा। माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। माँ के लिए दवाई ले आओ, के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर। अब ये प्रश्न है विवादित, ये भी क्वेश्चन गलत है या फिर प्रोविजनल आंसर की में आंसर इन्होंने गलत दिया है। दो रीजन हो सकते हैं। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा 112 के लिए? मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, क्या ये गलत है? द्वारा लगा हुआ है, मैंने है, चौथा गलत है। बाकी सही है, कर्ता ने, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर। ये करण नहीं होगा, मैंने उसे तार द्वारा, यहाँ पर गलत दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दरी बिछाई जाती है, स्त्रीलिंग। अब ये जो है रिमझिम, जो आपकी हिंदी की बुक चलती है एनसीईआरटी में, वहां से डायरेक्ट पूछा गया है। अच्छा, 5 की किताब में है रिमझिम। ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 114 तक हम लोग पहुंच गए हैं, 180 तक चलना है। तितली और कली पाठ से लिया गया है। 115 नसीरुद्दीन जमाल साहब रिमझिम पुस्तक के किस पाठ के चरित्र हैं? ये याद ही करने पड़ेंगे आपको, नोट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 115, दोस्त की पोशाक के राष्ट्र। राख की रस्सी के आधार पर बताइए लोनपोगार तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे? 32वें राजा के मंत्री। हलीम चला चांद पर, इस आधार पर बताइए, ये पाठ है एनसीईआरटी की किताब में हिंदी में, चांद पर हलीम ने क्या देखा? गड्ढे देखे। असंगत कौन सा है मुहावरा? दिया तले अंधेरा होना, ये गलत दिया गया है। दिया के पास में अंधेरा, बस अर्थ लिख दिया गया है ना, ये गलत है।
दिया तले अंधेरा होना का मतलब होता है जहाँ प्रकाश होना चाहिए वहाँ अंधेरा हो, यानी जहाँ योग्यता, न्याय और सुविचार होना चाहिए वहाँ पर उल्टा हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो। वह बाजार की ओर आया होगा, आया होगा। आना क्या है? क्रिया है, आना जाना, तो ये क्रियापद बंध है, आया होगा, आना होना। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए बुद्धू नहीं हूँ। स्वतंत्रता की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि धनी इस प्रकार मन ही मन क्यों बड़बड़ाया। लास्ट वीडियो में ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता की ओर किसकी ये रचना है। यहाँ पर जिसने पढ़ा होगा वही आंसर कर पाएगा। आश्रम में बन रही योजना के बारे में कोई कुछ बताता नहीं था इसलिए वो बड़बड़ाया। 121 से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है इंग्लिश के। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मोहन केम टू नो सेल्वीज फैमिली एज। अब बड़ा सा है, इसको हम व्याख्या आपको नहीं बताने वाले। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, रोक लीजिए वीडियो को, टाइम निकाल करके हल करिए। अभी नहीं हल करेंगे तो पेपर में नहीं कर पाएंगे। ढूंढना है, पूछ रहा है मोहन केम्स टू नो सेल्वीज फैमिली। मोहन जो है आया सेल्वीज फैमिली में एज वेलविशर आया, फोटोग्राफर के रूप में, म्यूजिशियन के रूप में या फिर सेक्रेटरी के रूप में। मोहन जो है वो आया। देखते हैं, अ कॉफी हाउस देयर वाज अ कांस्टेंट स्पेकुलेशन अबाउट सेल्वीज अर्ली लाइफ। वर्मा heard at the gossip table that Selvi had been brought up by her mother in a back row of Vinayak Street in a small house with tiles falling off, but not enough cash at home to put real tiles back on the roof. Tiles मतलब टूट गए थे, इतना पैसा नहीं था कि उन टाइल्स की मरम्मत कराई जा सके। And had learnt music from her, practicing with her brother and sister, accompanying her on these instruments. At this time, Mohan had a photo studio on Market Road. Once Selvi's mother brought the girl to photographed for a school magazine after she had won the first prize in a music competition. Therefore, मोहन क्या है? विजिट करता है। यहीं से क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। Them casually now and them as a sort the of well wisher. मोहन जो है सेल्वीज की फैमिली में वेल विशर के रूप में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर फैमिली वेल्थ, लुक्स, म्यूजिक, सोशल स्टेटस। इसके माध्यम से कैसे वो अट्रैक्ट हुआ? वेल विशर के रूप में आया। sat in the single chair, their home provided frank coffee and generally behaved as a benign. Got to that family by his advice and guidance. Sometimes he would request Shelby to sing and then dramatically leave the chair and sit down on the floor cross-legged with his eyes shut in an attitude of total absorption in her melody. किस चीज से वो इम्प्रेस हुआ? म्यूजिक की बात यहाँ पर की जा रही है ना। मोहन जो आया म्यूजिक कंपटीशन, म्यूजिक से वो जो है अट्रैक्ट हुआ, बैठ गया तभी तो सुनने लगा था। 123वां प्रश्न है, रूमर वाज दैट। क्या रूमर था? सेल्वीज वाज बॉर्न टू रिच पेरेंट्स। सेल्वी बड़े घराने में, रिच पेरेंट्स में पैदा हुई है, तो ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया गया। सी लर्न म्यूजिक फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, ऐसा भी नहीं कुछ है कि उसने सीखा हो कहीं से म्यूजिक को। वन प्राइज एट म्यूजिक कॉम्पिटिशन, तो ये रूमर तो नहीं था, वो तो जीती थी सच में, है ना। ये कोई रूमर नहीं था तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, हर मदर वाज हर म्यूजिक टीचर, उसकी मदर उसकी म्यूजिक टीचर थी, ये रूमर फैला हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द फैमिली रिसीव्ड एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मोहन, यहीं पे था कहीं पर, एडवाइस एंड गाइडेंस। He did not give them any financial
असिस्टेंस। ये बात बिल्कुल सही है, उसने कोई फाइनेंशियल कहीं पे पैराग्राफ में नहीं बात की कि उसने फाइनेंशियल कोई मदद की हो, रुपया पैसा दिया हो। अब बताना है आपको कि दोनों ही सही हैं, दोनों गलत, तो ये तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया। अच्छा, गलत नहीं है, ही डिड नॉट गिव यानी उसने पैसे नहीं दिए, तो ये बात तो सही है ना, बात सही कि उसने किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद नहीं की, ये बात तो सही है, दोनों ही सही है। द फैमिली रिसीव्ड एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम मोहन, यहाँ पर, और उसने कोई पैसे नहीं दिए, ये भी बात सही है। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स द सेम एज, ये इसका मतलब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 125। बनाइन, बनाइन है ये, बनाइन, BENIGN, बनाइन कहा जाएगा इसको। इसका मतलब होता है उदार, उदार या सौम्य। ये पैराग्राफ में ही दिया गया था कहीं पर, हमने अभी पढ़ा था तो याद आ रहा है, कहीं पर हमने इसको गलत पढ़ लिया था। बनाइन बनाइन बनाइन, देखिए आपको कहीं दिख रहा है, आंखों में रोशनी बहुत चुभने लगती लगातार बैठते बैठते। चलिए, तो आपको बताना है सेम मीनिंग, उदार सौम्य को हम किसी और शब्द से अगर प्रेजेंट करना हो तो क्या कहेंगे? काइंड हार्टेड कहेंगे, काइंड हार्टेड, ठीक है। अगला प्रश्न, वो वर्ड ढूंढ रहे हैं कहाँ पर हमने पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। ये लिखा, नाइन गॉड टू द फैमिली, काइंड हार्टेड इसका सिनोनियम हो जाए। यूनिवर्सल का पूछा जा रहा है, सेम एज द वन गिवन ब्लो, मतलब सिनोनियम ही पूछ रहा है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, जिसको हम ग्लोबल भी कह सकते हैं, ग्लोबल भी कह सकते हैं, ग्लोबल भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रेमेंडस, सेम मीनिंग आपको बताना है। एक 127, ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोलोशल, विशाल, लार्ज, बड़ा। अगला है यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा है, एडामेंट का, एडामेंट का अपोजिट पूछ रहा है। एडामेंट का मतलब होता है अनश्योर, अनश्योर, अनश्योर। हॉस्टेड, इसका भी अपोजिट पूछ रहा है, हॉस्टेड, हॉस्टेड का मतलब होता है फहराना, जैसे कहा जाता है फ्लैग, हॉस्टेड, फहराया, फहराया, फहराने के बाद क्या होता है? उतारा जाता है। लोवर्ड, लोवर्ड मीन्स उतारना। 130, आई एम, आई डिबेटेड, इन डिबेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। टू क्या है? नाउन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। कितना आसान प्रश्न है। 130 का आंसर क्या होगा? ये प्रीपोजिशन है टू। 131 में आपसे पूछा रहा है टुडे, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। टुडे क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। 131 में आंसर हो जाएगा ये एडवर्ब है। 132 में आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फॉर रोइंग ऑफ फॉर्स फैसिलिटीज द लेक एज वेल एज फिशिंग। 132
मिलाइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फॉर से स्टार्ट तो नहीं होगा, फॉर रोइंग बोलने में ही लग रहा होगा कि फॉर रोइंग नहीं होगा, तो पहला जिस ऑप्शन में उसको हटाइए। बी कहीं दिया ही नहीं, तो यहाँ से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग के दो चांस हैं, या तो सी से हो या तो डी से हो। पढ़ करके देखिए सी से सही लग रहा है या डी से। एज वेल एज फिशिंग या फिर द लेक, तो द लेक ज्यादा सही लग रहा है। द लेक यानी स्टार्टिंग हो गई है सी ऑप्शन से, है ना, सी। द लेक के बाद ऑफर्स फैसिलिटीज, ऑफर्स फैसिलिटीज, ये हो गया आपका बी। उसके बाद आपका आएगा फॉर रोइंग, फॉर, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, छोटा बड़ा हो जा रहा है। एज वेल एज फिशिंग यानी सी बी ए डी, सी बी ए डी जो आपका दूसरे विकल्प में। यहां पर भी सेम है, आपको अरेंज करना है कि करेक्ट एक सेंटेंस बन जाए। 133, डू कंसीडर दिस ऑप्शन एंड पुट इट बिफोर डेडी, यही होगा। डी सी बी ए, डी सी बी ए, थर्ड ऑप्शन 133। 134, यहां पर क्या है, चूज द ऑप्शन इन विच वाइज इन द गिवन सेंटेंसेस में कंटिन्यूएशन। अच्छा भाई, एक्टिव पैसिव वाइज वाला है। आई हैव रिटन अ नोट फॉर मीटिंग, क्या होगा इसका पैसिव? अ नोट हैज बीन रिटन बाई, अ नोट फॉर द मीटिंग हैज बीन रिटन बाई मी। 134 में दूसरा विकल्प सही हो जाए। 135 है, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट विल एट दैट ओवरपावर्ड, बताइएगा यहाँ पर। एक 135, एट लास्ट ही विल बी ओवरपावर्ड विद अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। 135 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 136वां प्रश्न, आई एम सरप्राइज्ड डैश हिज ऑडेसिटी, सरप्राइज्ड ऑन हिज, फॉर हिज, ऑफ हिज, एट हिज, एट हिज ऑडेसिटी। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, यहां पर ये ऑडेसिटी जो दिया गया है, ये क्या है? दुस्साहस, ठीक है। मैंने मतलब मैं सरप्राइज्ड हूं उसके दुस्साहस से, इसलिए एट हिज होगा, ऑफ नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, कि दुस्साहस पर नहीं, दुस्साहस के लिए नहीं, ठीक है। मैं सरप्राइज्ड हूं कि उसने ये दुस्साहस कैसे किया, उसके दुस्साहस से। 137 देखिए, आई विल नॉट डू एनीथिंग कंसल्टिंग यू विदाउट विद ऑन फॉर, आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग यू, मैं कुछ भी नहीं करता बिना तुम्हारे कंसल्ट किए हुए। 138वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है, द किंग सेड टू रजिस्टर, आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू क्रैक ओल्ड जोक्स। एक 138 में आपका सही जवाब, द किंग टोल्ड टू, द किंग टोल्ड द जेस्टर दैट ही हैड
often told him not to crack old jokes. एक 140वां प्रश्न है, सवित्रा आस्क्ड मी वेयर वुड आई स्टे। बताइए, यहां पर आपको एरर पहचाननी है। एक 139 में आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट कंटेन्स एंड एरर। देखिए यहां पर जो एरर है, सुमित्रा आस्क्ड मी वेयर के बाद फिर वुड आई स्टे, दो चीजें एक साथ यूज की गई हैं। 139 वेयर के बाद वुड यहां पर नहीं होगा, ठीक है, और यहां पर सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम हैज ऑलवेज हेल्प मी, यहां पर कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 140 में आपका सही जवाब होगा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर से रुक गया। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बार हम फिर से इसको चेंज करके देखते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? 140 पे। ये हो चुका था, 140 में थे ना। अब यहां से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फटाफट से करिएगा। कहा जा रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 139 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक एक करके ये ऑप्शन से आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एक ऑप्शन उठाना है और देख लेना है कि किससे संख्या जो है, मतलब कौन सी संख्या वो है जो 139 से विभाजित हो रही है ना। आसानी से ये आपका आंसर निकल आएगा। चलिए, तो 141वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड वाला। 141 में थर्ड ऑप्शन सही होगा, 9941। अगला प्रश्न देखिएगा, 307965 से बड़ी और छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले 5 अंकों वाली संख्या बना लेनी है और दोनों का आपको अंतर निकाल लेना है। हो जाएगा। संख्या क्या बनेगी? अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे पहले 9 आएगा, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 97630 आएगा। और छोटी संख्या बन जाएगी 30679, घटाएंगे तो मिलेगा 66951। तीसरे ऑप्शन में दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी? 1/6 है, फिर 1/12 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 6 12, यानी 6 जुड़ रहा है, और फिर 12 8 20, 8 जुड़ रहा है, फिर 10 जुड़ रहा है। 10 के बाद क्या? 12 जुड़ेगा, 30 12 42 हो जाएगा।
इसके बाद 14 जुड़ेगा तो 42 12 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 और 14 56 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, यानी 1/42 1/56 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। 144 देखिएगा, 234 की गुणा करेंगे हम 35 से और यहाँ पर स्टार की वैल्यू निकालनी है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 234 गुणे स्टार की जगह पे आसानी से समझने के लिए हम x लिख लेते हैं। ठीक है, ये 80 730 हुआ, अब इसको हल करिए। ये अगर हम इसको लिखें 3x और 5 तो 80 370, सॉरी 80 730 है, ये 80 730, 80 730 के बटे में चला जाएगा 234, और इससे जब आप भाग देंगे 234 से, 234 से जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 3x5 इक्वल टू 345। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, थर्ड ऑप्शन सही है। 145 है यहाँ पर, एक घनाभ का एक पार्श्व फलक क्षेत्रफल फलक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 36 है। अब क्षेत्रफल 36 है तो एक भुजा कितनी हो गई 6, भुजा स्क्वायर होता है, एक भुजा 6 हो गई। लंबाई कितनी है 12, तो 12 गुणे 6 12 छंग 72 हो जाना चाहिए। हल कर लेंगे, आपको मैथ अमित सर ने पढ़ा रखा है, नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जा करके मैथ को पढ़िएगा। केवीएस के लिए बेसिक मैथ आती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। 145वें प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं, एक जैसी रेखाएं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 आंसर हो जाएगा। जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का एक चक्कर 1 किलोमीटर में लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार पार्क है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। एक चक्कर में वो कितना लगा रहा है, एक चक्कर में कितना चलना पड़ रहा है, 1 किलोमीटर ही तो चलना पड़ रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और भुजा कितनी निकल आएगी, भुजा अगर हम निकालें तो 4 भुजाएं हो जाएंगी, तो 1/4 हो जाएगा, यानी एक भुजा की वैल्यू आ गई 0.25। अब इससे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये 4 कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे ना, तो 4 वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा हो जाएगा, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 0.0625 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो वर्ग की भुजा मान लिया x है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा है x, दोगुनी करने का मतलब 2x कर दी जाए, क्षेत्रफल निकालिए तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 गुना 149। देखिएगा, एक फ्रिज की क्षमता 270 लीटर है, 1 मीटर ऊंचा 0.5 मीटर चौड़ा है, गहराई लेकिन सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ये लीटर में दिया गया है 270 लीटर। ठीक है, 1 लीटर जो है, 1 लीटर का मतलब हुआ 0.001 घन मीटर। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फ्रिज की क्षमता 270 लीटर है, ये क्या है, ये आयतन है, और आयतन जो है उसकी वैल्यू क्यूब में होती, घन मीटर में होती, तो 1 लीटर की ये वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है, 270 लीटर है तो 270 की वैल्यू निकालने के लिए हम 270 से गुणा करेंगे, 0.001, ये निकल आएगी वैल्यू 0.27 घन मीटर। ठीक, ये
क्या है, आयतन निकल आया 0.27 घन मीटर, ये आयतन निकला है। और यहाँ पर दी गई है लंबाई, चौड़ाई और गहराई निकालना है। तो आयतन इक्वल टू यानी 0.27 बराबर 1 मीटर, फिर 0.5 मीटर, ठीक है, 1 इंटू 0.5 इंटू एक्स यहाँ पर हमने मान लिया गहराई। एक्स की जब आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है, तो ये 0.54 आएगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 54 आ जाएगा आंसर। तरीका बता रहे हैं, हल आपको खुद करना है। 150 देखिएगा, 9 जनवरी 2023 को क्या है, 9 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 12 अप्रैल को कौन सा होगा। देखिए सेम ईयर का पूछ रहा है तो आपको सिर्फ दिन कैलकुलेट करने हैं और 7 से भाग देना है। जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। जनवरी में 31 का होता है तो 22 दिन बच रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फरवरी जो है 28 की, क्योंकि ये सामान्य है, लीप ईयर तो है नहीं, तो ये 28। मार्च में पूरे दिन जोड़ लीजिए और फिर ये अप्रैल में 12 को पूछ रहा है, 12 जोड़ लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जोड़ेंगे जब आप, जनवरी फरवरी 8 2 10 11 13 93 आ जाएगी। 93 से भाग करेंगे 7 से, 7 क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 13 सती 91 हो जाता है, 2 बच रहा है, यानी 2 दिन आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें सोमवार था, मंगलवार पहला दिन, दूसरा दिन बुधवार, यानी कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा अप्रैल। अगला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय कोई जा रहा है और 4 किलोमीटर की दूरी पे है, वापसी हो रही 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड अलग अलग है, दूरी सेम है। ऐसी स्थिति में जब आपको निकालना हो क्या, ऐसी स्थिति में जब आपको औसत चाल निकालना हो तो एक फार्मूला हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। 2 इंटू स्पीड 1 कितनी है, 12 नहीं 6 है, स्पीड 2 12 है, ठीक है। और नीचे स्पीड 1 और 2 दोनों जोड़ देते हैं, स्पीड 1 और स्पीड 2 जोड़ देते हैं तो 6 + 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 छंग 72, यानी 2 गुणे 72 हो गया ये, और ये 18 हो गया ना, 2 1 कम 2 2 9 18 9 8 72, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 8 किलो का गुच्छा 24 रुपए का और 1 केला 4.5 का है, 66 केले खरीदे हैं। 8 अठाई 64, यानी 24 गुणे 8, 8 तो गुच्छे में खरीद लिए 24 रुपए के हिसाब से, और 2 फुटकर में खरीद लिए, 66 हो जाएंगे। 4.5 यानी 9 रुपए के 2 खरीद लिए, तो 24 गुणे 8, 8 चक्कू 32 और 3 हासिल, 8 दूनी 16 3 19, और 9 रुपए के वो खरीद लिए, 9 2 11, 201 का हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट हमने बता दिया है। देखिए 8 किलो का गुच्छा कितने का है, 24 का है, और केले खरीदे कितने, 66 इन्होंने खरीदे हैं। 8 अठाई 64, 8 गुच्छे खरीद लिए और 2 फुटकर में, तो 8 गुच्छे की वैल्यू 192, 2 फुटकर 9 रुपए के, 201 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या है, दवाई आपको भरना है जिसका आयतन है 8.4 लीटर, 8.4 लीटर है, भरना है 75 मिलीलीटर में। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 8.4 है, इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400, 75 से भाग कर दीजिएगा। 8400 को 75 से जब आप भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 आ जाएगी, ठीक है, 112 आ जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 154 का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक डेटा दिया है 44% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, लड़कों की संख्या। इसको जब आप हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 154 को हल करेंगे, करिएगा, 352 आएगा आंसर। 448 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, 352 आ जाएगा। 8 2 10 5 4 9 1 10 4 3 7, टोटल 800। 44% जो है ये लड़कियां। 155 देखिएगा, सुजाता ने 2/3 किलोग्राम बैंगन, 2 सही 1/3 किलोग्राम आलू और 2.5 किलो प्याज और 600 ग्राम अदरक। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये मतलब क्या बताएं इसमें, 2/3 किलोग्राम बैंगन है। अब इसको आपको ग्राम में बदलना है क्योंकि बाकी चीजें यहाँ पर ग्राम में दिया गया है और ये किलोग्राम में। या तो आप एक ही में सबको सेट करिए
ग्राम में सबको चेंज करिए या तो किलोग्राम में ही रखिए, इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको हल कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये 2/3 है तो 2000/3 हो जाएगा, 3 दूना 6 7/3 है तो ये 7000/3 हो जाएगा ग्राम में। इसी तरीके से ये 5/2 है तो 5000/2 हो जाएगा ग्राम में, और ये 600 ग्राम है। इसको जब आप हल करेंगे यहाँ पर 7 2 9000/3 हो गया, 3000 हो गया, ये 3000 ग्राम हो गया, ये 2500 ग्राम हो गया 25, और ये 600 ग्राम हो गया। टोटल करेंगे तो ये 6100 ग्राम आएगा, यानी 6.1 kg, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपको कहा जा रहा है बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 156, इसको आप कर लेंगे उम्मीद करते हैं। हाँ गया 156, हाँ लासा मासा निकाल करके आप इसको कर लेंगे, आंसर हम बताया दे रहे हैं। 156 का आपका हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/2, 5/9, चौथा विकल्प। 157 देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, HCF 12 है, तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या दूसरी संख्या, इससे आप निकालेंगे, ठीक है। 1728 दिया गया है यहाँ पर और 12 दिया गया है, आपको LCM निकालना है, आराम से निकल आएगा 144, भाग करेंगे। अगला है यहाँ पर सीरीज, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने कराए थे कि आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, 3 - 4 ऐसे करके, तो इसकी 75 जोड़े बन जाएंगे 150 तक। 75 गुणे 2 150 हो जाएगा, ये माइनस का 75 आएगा और प्लस का 151 आएगा, जोड़ेंगे आंसर 76 आ जाएगा। पिछली वीडियो नहीं देखिए तो जा करके देखिएगा। 3 रस्सियों की लंबाई दी गई, एक ही लंबाई में काटना है, तो क्या इसका है, मासा निकालना है ना। ये 3 संख्याएं 240, 320, 460, इसका जब आप मासा निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। निकाल लीजिएगा, लासा मासा निकालना आप क्या सिखाएं इसमें। 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य हो, ऐसी संख्याएं 4 होंगी, ठीक है। 23, 37, 53, 73, ये 4 संख्याएं हैं जिनकी अंक भी अभाज्य हैं, ये वाले अंक, और ये ऐसी 4 ही संख्याएं होती हैं। 161 यहाँ पर है, 161 और 20 क्वेश्चन है अभी बाकी है। 161 में कहा जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे के बारे में। चलिए, नहीं हो पाएगा तो इसको हम अगले वीडियो में करा देंगे, थोड़ा सा वीडियो हमें यहीं पे रोकना पड़ रहा है। 20 क्वेश्चन जो है इसके हम आगे आपको करा देंगे, या आप कहिए तो आंसर बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ बाद में बता देंगे। 161 का आंसर जो होगा वो होगा आपका 161 के लिए चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। 162वां प्रश्न है, यहाँ पर 2 वक्तव्य दिए गए हैं और 162 में आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, व्याख्या नहीं करते हैं। 163 की अगर हम बात करें, मनुष्य अपना भोजन बनाने में असमर्थ है, 163 में आपका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। 164 में आपका सही जवाब हो जाएगा ABD आपका सही है। 165वां प्रश्न जो है, इसमें फल क्या है, फल एक अंडाशय होता है, तो 165 में चौथा सही हो जाएगा। 166वें प्रश्न में बलुई मृदा के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर कण छोटे हैं, ये गलत दिया गया है। 165वें प्रश्न में आपका 166वां है शायद ये, हाँ 166वें प्रश्न में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी ये सही और गलत है क्योंकि कण बड़े होते हैं, बाकी सही दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर वायु के बारे में दिया गया है, गतिशील पवन वायु कहलाती है, उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है आपका। सही अगर ऑप्शंस की बात करें 167 में गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाती है, यहाँ पर उल्टा दिया है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है, ये गलत दिया है, तो इसलिए यहाँ पर केवल बी सही है, वायु जो है गर्म होने पर फैलती है, ये गलत है। यहाँ पर उच्च कह रहा है कि कम वायु दाब वाले से क्षेत्र उच्च, उल्टा दिया गया, उच्च से कम होता है ना कि कम से उच्च होता है। अगला है 168वां प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा, दस्त एक घातक बीमारी नहीं है दस्त के कारण, तो इसको 168वां प्रश्न, ठीक है, 168वां प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला गलत है, दूसरा सही है।
घातक बीमारी नहीं है कहना ये गलत है। 169 की बात करें, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता, आपका उत्तर होगा तीसरा विकल्प 169 में। 170 देखिएगा, इसको अलग से हम व्याख्यात्मक रूप से करा देंगे, थोड़ा सा अर्जेंट है, हमें इस वीडियो को जल्दी खत्म करना है कुछ कारणों से। 170 की अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी कक्षा 4 की किताब 5 की किताब में मिल जाएगा और 170 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ए बी डी सही है यहाँ, ठीक है। 171 देखिएगा यहाँ पर, ये उत्तराखंड में कहाँ है माउंट रेलिंग, ये आपका है उत्तरकाशी में, सब एनसीईआरटी से है। मच्छर कैसे मनुष्यों को ढूंढ लेते हैं, शरीर की गंध से। 173 में खरपतवार के बारे में दिया गया और यहाँ पर ए बी सी सही है, फसलों को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है क्योंकि प्रभावित करते हैं। 14-15 साल की झुंड, तो ये हाथी आपने सीटेट की तैयारी करते समय खूब पढ़ा होगा। 175वां प्रश्न है बारिश वाला, पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 के लिए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। 176 जो है इसमें स्कूल वाला है कि स्कूल किस लिए संचालित किए जाते हैं, 176 में उत्तर हो जाएगा ए और डी सही है। कुछ को नहीं मौका मिले, सबको मौका मिले, बाकी बी और सी गलत है। 177 में है परिवार के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, 177 का आंसर हो जाएगा ए सी डी सही है। 178 में लिथॉस का अर्थ पूछा गया है, लिथॉस का अर्थ क्या होता है, तो लिथॉस का मतलब पत्थर होता है ग्रीक भाषा में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें यूडर, यूडर का मतलब होता है जल, बायोस का मतलब होता है जीवन। इस तरीके से जब आप कूट मिलाएंगे 178वें प्रश्न में तो आपको दूसरा मिल जाएगा आंसर। 179 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 179, ये ड्रॉप कर दिया गया था, ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए इस पे कॉमन नंबर या इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था केवीएस के द्वारा। 180 में आपका क्या आंसर होगा, प्रायद्वीप के बारे में है, ठीक है। प्रायद्वीप के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, द्वीप जो होते हैं ये 4 तरफ से घिरे होते हैं, गलत है, यहाँ पर प्रायद्वीप दिया गया है। तो इसके जो सही स्टेटमेंट है वो है सी और डी, सी और डी सही, बाकी गलत। 180 क्वेश्चन हमने करा दिए, लास्ट के 20 क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जल्दबाजी करनी पड़ी, उसके लिए सॉरी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अलग से वीडियो बना करके आपको करा देंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर हमने लगा दिया, बन करके आ रहा है, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। केवीएस के नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो बन गया है कितने घंटे का, कितने घंटे का बन गया है ये, 1 घंटे 57 मिनट का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।